नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आज मेरे साथ मेरे खास मेहमान हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश में चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुराधा जी। सबसे पहले तो कैसा चल रहा है चुनाव? आप लोग बहुत लगे हुए हैं, युवा जोश, लबरेज, ये वो। उत्तर प्रदेश की जनता मेहरबान है, काम की तारीफ करती है, मोदी जी योगी जी पर विश्वास करती है और यही कारण है कि पिछले 3 चुनाव 2014, 2017, 2019 में उत्तर प्रदेश की जनता ने दिल खोलकर कमल खिलाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। और यही कारण है कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को दिशा देने का काम किया और दशा सुधारने का काम किया है। हमने 5 वर्ष पहले कहा था गुंडाराज, माफिया राज मुक्त करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान के अधिकार देंगे, उत्तर प्रदेश को विकास की नई उड़ान देंगे। हमने करके दिखाया है। अच्छा, एक बात बताइए, आपका स्लोगन है काम दमदार सोच ईमानदार। पहले चल रहा था काम दमदार सोच ईमानदार, अब की बार फिर योगी सरकार। सडनली हम देख रहे हैं उसमें आ रहा है काम दमदार सोच ईमानदार, अब की बार फिर भाजपा सरकार। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? बड़ा स्पष्ट मतलब है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी चुनाव लड़ा, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सरकार उत्तर प्रदेश में चलाई। इस बार फिर योगी जी जैसा कर्मठ नेता हमारे पास है, जिनकी ईमानदारी, स्वच्छ छवि और उत्तर प्रदेश में महिलाओं से लेकर व्यापारियों तक सबके लिए जो काम किया है, उत्तर प्रदेश फिर एक बार भाजपा सरकार चाहता है। तो इसका मतलब कि अगर आपकी भाजपा की गवर्नमेंट बनने की स्थिति हो गई तो योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? नो इफ्स एंड बट्स। योगी जी ही मुख्यमंत्री हैं, बनेंगे। उनका ही नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, बनेंगे। निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनेगी तो मोदी जी ने जो आशीर्वाद योगी जी को दिया है, जिसके कारण 5 साल सरकार ने शानदार काम किया, वो निरंतरता जारी रहेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश को विकास में निरंतरता चाहिए, अपनी सुरक्षा में निरंतरता चाहिए और ये कॉन्टिन्यूटी जो है लगातार चलती रहे। इसलिए मोदी जी योगी जी की डबल इंजन की सरकार फिर एक बार योगी सरकार क्यों नहीं? अनुराधा जी, आपको क्यों योगी नहीं, मैं बार बार आपके मुंह से ये सुनना चाह रही हूं कि आप ये बोले कि हाँ योगी सरकार बनेगी। अरे पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है कि फिर कमल खिले। अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है जिसको वोट देनी है। योगी जी की छवि के कारण, उनके काम के कारण, मोदी जी योगी जी की डबल इंजन की इस सरकार के कारण आज उत्तर प्रदेश 14वें नंबर से दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। पिछले 5 वर्षों में दुगनी आय उत्तर प्रदेश की जनता की हुई है। पिछले 5 वर्षों में अपराधियों पर नकेल कसी है, या जेल गए हैं या फिर उत्तर प्रदेश से बाहर गए। चलिए, मैंने ये मान लिया कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा की सरकार आ गई तो। धन्यवाद, आपने मान लिया तो उत्तर प्रदेश में तो माना ही है। मैंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने ये मान लिया कि योगी जी की ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये एक बात बताइए मुझे, अभी थोड़े दिन पहले ये जहां देश के प्रधानमंत्री जी जन चौपाल में मोदी जी, योगी जी के नाम पे नारा लगवाते हैं, उनकी सरकार बनाने की बात करते हैं, वहां अनुराग ठाकुर तो छोटा सा कार्यकर्ता है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने फिर योगी सरकार बनाने की बात कही, जन चौपाल में कही, भरी जनता में कही। अनुराधा जी, आपके मन में इस पे कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो इसलिए मेरे मन में शंका थी क्योंकि कहीं कहीं से ये बात उठती रहती है कि क्या वही होंगे, क्या कहीं बदलाव तो नहीं हो जाएगा, कहीं जातिवाद, कहीं और सब चीजें तो नहीं सामने आ जाएंगी। इसलिए मैंने ये बात बहुत आपसे क्लैरिटी के साथ पूछा। आपने इसलिए भी पूछा होगा क्योंकि कांग्रेस में 1 अनार 100 बीमार की बात है। अभी 3 महीने पहले चन्नी मुख्यमंत्री बने थे और पंजाब में यह हालत है कि सिद्धू अलग मुंह फुलाए बैठे हैं, जाखड़ अलग फुलाए बैठे हैं, चन्नी के विरोधी 10 अलग से हैं, कैप्टन अमरिंदर सरकार छोड़ गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी। और इसलिए मैं इस पे 1 मिनट लेके कहना चाहता हूं, कर्नाटक में येदुरप्पा जी जैसे वरिष्ठ नेता
उन्होंने स्वयं आके प्रधानमंत्री से कहा कि मेरी जगह किसी और को अवसर देना चाहिए। उत्तराखंड में हमने मुख्यमंत्री का बदलाव किया, एक बार नहीं 2 बार किया, कोई इफ एंड बट नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, सब कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार किया। अब युवा पुष्कर सिंह धामी शानदार काम करके एक बार फिर उत्तराखंड में सरकार बनाने वाले। चलिए, आप तो एकदम मान रहे हैं कि सब जगह बीजेपी की सरकार आ रही है, तो मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर ऐसा मान रहे हैं तो आप फिर क्यों ये बात आप लोग या आपके लीडर ये कहते हैं, जबकि इलेक्शन बिल्कुल 10 तारीख को खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और जयंत चौधरी के लिए कहते हैं कि वो गलत गठबंधन में चले गए। देखिए समाज इसका क्या मतलब है? अनुराधा जी, अभी भी आप उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लुभाने की बात नहीं है, जनता जागरूक है। छोटे चौधरी साहब का वीडियो मेरे इस इंटरव्यू के दौरान ही जरूर दिखाइए। छोटे चौधरी साहब जिंदा होते तो क्या कहते। छोटे चौधरी साहब ने हर मंच से कहा, जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें सबसे बड़ा गुंडा। ये मैंने नहीं कहा, ये छोटे चौधरी साहब ने कहा। आज वो जिंदा होते तो क्या सोचते जी। मुजफ्फरनगर के दंगे, उत्तर प्रदेश के दंगे, छोटे चौधरी साहब ने सबसे पहले कहा था कि ये सपा के राज में दंगे हुए हैं और इसमें युवाओं की हत्या हुई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। ये उनको आज जहां पर भी होंगे, नीचे देख रहे होंगे तो उनको दिख रहा होगा कि जिस सपा के झंडे की वो बात करते थे, जिस गाड़ी में गुंडे की बात करते थे, वहां पर क्या हालत है। तो इसका मतलब कि आप अगर कोई ऐसी स्थिति बनी, अगर मैं पूछ रही हूं इसलिए मैंने अगर पहले ही डाल दिया, अगर कोई ऐसी स्थिति बनी तो आप ये मान के चल रहे हैं कि शायद चौधरी जयंत चौधरी आपके साथ आ सकते हैं। मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं, बड़ी क्लियर, हमने जितनी सीटें पिछली बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में जीती थी उससे ज्यादा जीतने वाले हैं और पिछली बार भी 300 का आंकड़ा पार किया था। इस बार फिर बीजेपी ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाली है, क्योंकि जनता पूरा आशीर्वाद देने के लिए मन बना के बैठी है। उस जनता के पास जिनके पास सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें रही, पक्की छत नहीं थी, बिजली का कनेक्शन नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं था, रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था, उनको 43 लाख पक्के मकान 5 साल में बनाकर दिए, 1.5 करोड़ को बिजली के कनेक्शन दिए, 1 करोड़ 86 लाख को रसोई गैस का सिलेंडर दिया और 5 करोड़ शौचालय बनाकर दिए और 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन देने का काम योगी सरकार ने किया और 5 लाख का इलाज भी मुफ्त में करने का काम किया। इतना विकास का आप विकास के काम को गिना रहे हैं तो फिर चर्बी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे, ये सब कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? जयंत जी ने कहा चर्बी निकाल देंगे, योगी जी ने कहा गर्मी निकाल देंगे, तो जयंत जी ने जवाब दिया। किसकी गर्मी निकालने की बात? एग्जैक्टली किसकी गर्मी निकालने की बात? ऑपोजिशन की गर्मी निकाल देंगे। देखिए ये इंटरप्रेट आप कर रहे हैं। जिनकी गर्मी निकालने की बात थी, 5 साल पहले का था गुंडा राज माफिया राज मुक्त करेंगे, उनकी गर्मी निकालने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और गुंडा राज माफिया राज की गर्मी निकलती ही रहेगी। अच्छा ये बताइए, क्या जयंत से कोई साइड में बातचीत चल रही है आप लोगों की? क्या आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि नो ट्रैक, नो रिलेशनशिप विथ जयंत चौधरी, आरएलडी? आप मुझे बताइए, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता की आशीर्वाद से 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है, हमारा पूरा फोकस है कि हम वापस सत्ता में आए तो किसानों को सिंचाई की बिजली मुफ्त में मिले, 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान हो। हम चाहते हैं 1000 करोड़ रुपए के फंड के साथ आलू टमाटर प्याज के भावांतर की योजना लेकर आए, उससे उनको किसानों को फायदा मिले। 25,000 करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाए, वहीं पर बहनों को 2 रसोई गैस के सिलेंडर होली और दीपावली पर मुफ्त में दें, स्कूटी मेधावी छात्रों को दें, बहनों के लिए 3 नई और बटालियन महिलाओं को बनाकर। संकल्प पत्र तो मैंने पढ़ा, संकल्प पत्र में 16 पन्ने का संकल्प पत्र, लेकिन 12 के बाद 4 पन्ने छोड़ दिए गए, इसका कोई रीजन? कोई अगर आप देखेंगे पूरा संकल्प पत्र में, ये तो केवल उसका छोटा सा भाग था, उसकी डिटेल देखेंगे तो इसके तो पन्ने बहुत ज्यादा जुड़ते हैं, ताकि मीडिया को कम समय में ज्यादा समझ आए और वो सारे विषय जा पाए, उस तरह से उसको दिया। लेकिन एक बात बताइए, अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें बीजेपी अपने आप पे, अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई, तो क्या होगा? आपको भी पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आज की डेट में किसान आपसे अपसेट है, किसान बीजेपी के वादा खिलाफी से अपसेट है, तो वो कहीं ना कहीं तो एक तरीके से वोट आपके से निकल के जा रहा है ना।
मुझे लगता है आप जमीन से बहुत परे रह रही हैं अनुराधा जी। किसान के लिए 1.5 गुना दाम 70 साल के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कांग्रेस की सरकार 10 साल तक रही, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाई, हमने किया है। हमने 1.5 गुना मूल्य भी दिया, दुगनी खरीद भी की। जितनी कांग्रेस ने 10 साल में खरीद की थी उससे ज्यादा हमने 5 साल में की है। और किसानों को फसल बीमा योजना दी, सिंचाई की योजना जो 60 साल से पूरी नहीं हुई, सपा बसपा कांग्रेस हुई, सरयू सिंचाई योजना 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी की, जो 60 साल में डीजल महंगा है ना, आपको भी पता है डीजल कितना महंगा हो गया। तो किसान को जिस चीज की जरूरत है वो सारी चीजें महंगी हैं। अगर किसान इतना खुश था तो 1 साल किसान यहां क्यों बैठा रहा? अच्छा वो आपने विषय उठाया। हम कांग्रेस की तरह घोषणाएं नहीं करते। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में की और एक भी पूरी नहीं की किसानों की कर्जे माफ करने की। हमने 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ का कर्जा माफ किया है। 5वें साल नहीं किया, पहले साल में करके दिखाया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बिजली के बिल भी आधे माफ किए हैं, अगली बार मुफ्त में बिजली देने का काम भी हम करने जा रहे हैं। अब एक बात बताइए अनुराग जी कि आप लोग इतने विकास की बात कर रहे हैं। मैं उस पर एक और कह दूं आपको। हाँ, हम सपा की तरह नहीं है जो कहते कि बिजली मुफ्त देंगे। अरे बिजली गुल रहती थी, मुफ्त में कब दोगे भैया? टीपू भैया की सरकार थी तो उस समय क्या था, बिजली की तारों पे लोग अपने कपड़े सुखाते थे, बिजली आती नहीं थी। और आप तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, कानपुर अभी भी आपका आना जाना होता होगा, आप कभी पूछिए वहां पर। एक बात बताइए कि विकास की जब इतनी बात कर रहे हैं तो विकास की बात में फिर जालीदार टोपी और फिर ध्रुवीकरण ये सब क्यों ला रहे हैं आप लोग? विकास पे लड़िए इलेक्शन के। हाँ, हम विकास पे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि मीडिया शायद योगी जी का विकास उस तरह से, आपने भी देखिए, आपने एक सवाल अभी तक इंटरव्यू में नहीं किया कि आपके घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए क्या है। आप महिला पत्रकार हैं। आपने इंटरव्यू कहां से शुरू किया? मैं आ रही हूं। देखिए, मैं आ रही हूं उस पे, मैं आ रही हूं, मैं उसी पे आ रही हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया की इच्छा कहां रहती? मैं उसी पे आ रही हूं। योगी जी जितना, योगी जी जब कहते हैं कि मैंने ये किया तो आप वो दिखाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं ये घोषणा पत्र लेकर आया हूं जिसमें हमने समृद्ध किसान, सशक्त नारी, सक्षम युवा से लेकर सुगम शिक्षा, ऐसे बहुत सारे चैप्टर, 10 चैप्टर्स में सब वर्गों को कंट्रोल उस तरह से रखा है कि क्या क्या देने वाले हैं। लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिख रहा हमारे इसमें लोक कल्याण संकल्प पत्र। वो संकल्प पत्र आप लेके आए हैं और संकल्प पत्र में 5 साल में जब आप करेंगे तो हम फिर उस पर सवाल करेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमने पिछला संकल्प पत्र भी पूरा किया। मेरा सवाल ये है, अगर महिला सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, अगर महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो कल ही आपका ही प्रदेश है। और आपसे मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूं अनुराग जी क्योंकि आप INB मिनिस्टर भी हैं। कल ही एक मसला हुआ कर्नाटक में, जो हिजाब का मसला चल रहा है, उस पर एज एन INB मिनिस्टर आपको क्या लगता है, या एक सीनियर बीजेपी लीडर होकर के आपको क्या लगता है कि वो एक लड़की हिजाब पहन के वहां खड़ी थी और बहुत सारे, वो स्कूल के अंदर नहीं था, वो बाहर स्कूल कैंपस के बाहर था, और उसको उस तरीके से हूट किया जा रहा था, उस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है वो क्या था? देखिए, एक तो मैं उस राज्य में नहीं था, दूसरा ये हिजाब वाला विषय अदालत में है, सब जुडिस है, और इस पे कोई भी टिप्पणी करना ना आपके लिए उचित होगा ना मेरे लिए उचित होगा। नहीं, अदालत में है, अदालत तो कह रही है कि एक लार्जर बेंच बनाना चाहिए, वो ठीक है, वो एक मसला है। लेकिन जिस तरीके से, क्या उस महिला की सुरक्षा भी तो महिला की सुरक्षा थी ना? निश्चित तौर पर क्या उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार हुआ, किसी ने छेड़खानी की? नहीं। आप वो नहीं दिखाना चाहती जो छेड़खानी है। सपा के लोग कार्यकर्ता चलते चलते बीच सड़क में महिला के साथ शरीर पर स्टिकर चिपकाते हैं, हाथ पकड़ने, जो भी करते हैं, वो तो आप नहीं दिखाते। नहीं, बिल्कुल। अगर वो गलत है, शायद तो आपने ये वो भी सवाल गलत है। पूछा होता कि हिजाब पहने एक महिला सड़क पर जा रही है, सपा का कार्यकर्ता क्या कर रहा है, दूसरे कैसे मजाक उड़ा रहे। अनुराधा जी, आपने वो नहीं दिखाया। आप एक चश्मे से मत देखिए। हमने उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में मुस्लिम महिला हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, महिलाओं के सुरक्षा सम्मान का पूरी तरह से ख्याल रखा है।
पक्का मकान भी बना कर दिया, पानी का कनेक्शन दिया, बिजली दिया। यह नहीं देखा हिंदू हो कि मुस्लिम हो, सबको एक समान अधिकार दिया है। जब मुख्यमंत्री योगी जी बने तो सभी समाज के वर्गों को एक नजर से देखने का काम किया। नहीं तो 15 करोड़ परिवारों में बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई बहनें भी हैं जिनको महीने में 2 बार मुफ्त में राशन मिलता है। कभी यह पूछा कि आप हिजाब पहनती नहीं पहनती? नहीं पूछा। आप किस धर्म की? नहीं पूछा। कि अखिलेश यादव के सामने करहल में आपने एसपी सिंह बघेल को दिया, सब लोग कह रहे थे ये सरप्राइज एलिमेंट था। क्या अनुराग ठाकुर भी सरप्राइज थे? मैं एक बात कहूंगा, सरप्राइज तो आपको 10 मार्च को देखने को मिलेगा जब रिजल्ट आएंगे। पहले तो ये बताइए ना, एसपीएस बघेल जी भारी मतों से वहां से जीतने वाले हैं। उनके नाम की घोषणा क्या अनुराग ठाकुर के लिए सरप्राइज थी? मेरे बिल्कुल, मैं चुनाव कमेटी का सदस्य हूं। मैं जो कमेटी जो टिकटें डिसाइड करती, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मैं यूपी के सह प्रभारी के नाते उसका हिस्सा हूं। और सोच समझकर एसपीएस बघेल जी को वहां से टिकट दी गई है, जिताऊ उम्मीदवार के रूप में दी गई है। और उनकी लोकप्रियता देखिए, पहले सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे। एसपीएस बघेल जी बहुत शानदार जीत वहां से करने वाले हैं। तो क्या इसके पीछे सोच क्या थी कि एसपीएस बघेल को वहां से देने? सोच क्या वो मुख्यमंत्री वाले कद में आ गए हैं क्या? सोच केवल एक है, टिकट ये सोच कर दी जाती है जीतने वाला उम्मीदवार कौन है, और जिताऊ उम्मीदवार एसपीएस बघेल है। जिताऊ उम्मीदवार एसपीएस बघेल है। ये तो फिर वो ऑब्वियसली अगर वो अखिलेश को हराएंगे तो फिर उस कद समकक्ष खड़े हो जाएंगे। निश्चित तौर पर एसपीएस बघेल जी कोई मंत्री के पद से बाकी से नहीं, वो जमीन पे रहते हैं। देखिए, जब वो सांसद थे तब भी शाम की ट्रेन में बैठकर अपने क्षेत्र में रहते थे। उंगलियों पर आपको अपने हर गांव का एक लिस्ट से नाम बता सकते हैं, कहां से लेके कहां तक। शायद अखिलेश जी को अपने क्षेत्र के 50 गांव के नाम याद ना हो, लेकिन वो अपने क्षेत्र के पूरे गांव गिना सकते हैं एसपीएस बघेल जी। कभी दोनों को सामने खड़े करके देखिए, जहां से दोनों सांसद रहे वहां से पूछिए एक बार। ये अंतर है जमीनी नेता की, और यही अखिलेश जी की जमीन को खिसका देगी। अच्छा, एक बात बताइए, चूंकि आप आईएनबी मिनिस्टर हैं, बट जिस तरीके की भाषा का प्रयोग आज की डेट में सोशल मीडिया पर हो रहा है, अभी हुआ सुनो केजरीवाल सुनो योगी, ये 2 प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक दिल्ली के मुख्यमंत्री, सुनो केजरीवाल सुनो योगी, ये कौन सी भाषा का प्रयोग है? भाषा मर्यादित होनी चाहिए। लोकतंत्र में तर्क के साथ अपनी विचारधारा को आगे रखना चाहिए, अपने कामकाज को रखना चाहिए, और सबकी प्राथमिकता उसी तरह से रहनी चाहिए। और ये जब सबके ऊपर लागू होता है तब आप ये मत कहिए कि ये करें तो वो ना करें। और जो जिस भाषा में बात करता है, कई बार उसको उसी भाषा में उत्तर देने का भी जरूरत पड़ती, शायद उनको दूसरे की आदत ना हो रहती। लेकिन योगी जी ने शुरुआत की, क्यों की? योगी जी इतने बड़े प्रदेश, उन्होंने कहा सुनो केजरीवाल, उनका एक ट्वीट था सुनो केजरीवाल करके। तो किसी भी विषय को लेकर था? विषय ऑब्वियसली कोरोना काल की घटना को लेकर के क्या किया था कोरोना में? देखिए, केजरीवाल जी ने झूठ बोला। उत्तर प्रदेश की जनता जो यहां का रहती थी, गरीब लोग जो अपनी रोजी रोटी कमाने आते थे, कोरोना के समय उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। ये किया, पहले डराया, लाउड स्पीकर लगाकर कहा कि बढ़ने वाला है, भागो भागो, भगाया। फिर बाद में ड्रामा रचा, ट्रेन तो आप लोगों ने चलाई और ना, सड़क पर छोड़ दिया। योगी जी ने रातों रात हजारों बसें भेजकर उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाने का काम किया। इसका मतलब बोलेंगे सुनो केजरीवाल? मैं ये कहना चाहता हूं, याद करवाने के लिए, आप भी तो कहती होंगी सुनो अनुराग, नहीं कहते? तो वो भाषा नहीं, अगर मैं अनुराग ठाकुर को एज एन आईएनबी मिनिस्टर अगर ये बोलूं सुनो अनुराग, तो वो अमर्यादित हो। मुझे लगता है आप इसकी गंभीरता में जाइए, किस तरह के शब्दों का प्रयोग माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में किया गया, किन किन नेताओं ने किया, केवल इसलिए कि वो गरीब परिवार से आते हैं, केवल इसलिए कि मोदी जी ने अपना जीवन समर्पित देश और प्रदेश के लिए कर दिया, केवल इसलिए कि मोदी जी ने उन गरीबों, वंचित, शोषित, पीड़ित वर्ग के लिए काम किया, तो इसलिए मोदी जी को आप गाली निकालेंगे? मेरा सवाल अनुराग ठाकुर आईएनबी मिनिस्टर से वो इसलिए था क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर या
जनरल मीडिया पर भी भाषा का प्रयोग होने लगा है, उसको अनुराग ठाकुर आज किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो सही है देश की दिशा और दशा के लिए? देखिए, मैं तो मीडिया तक हूं सीमित, आप लोगों तक, लेकिन जब चैनल्स पर भी बड़े बड़े एडिटर जिस भाषा का प्रयोग करते मुझे तो तब भी बड़ा दुख होता है। सोशल मीडिया तो फिर एक ओपन प्लेटफॉर्म है, इसलिए कहीं पर भी हो भाषा मर्यादित ही होनी चाहिए। और इसलिए कहना चाहता हूं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इसमें जो भी जिस भी पद पर है उसको पूरा सम्मान देना चाहिए। अपनी बात को रहने का तरीका एक मर्यादित ही होना चाहिए, इस बात से मैं आपसे सहमत हूं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी लोगों का लोकतंत्र का गला घोट रही है, योगी आएगा तो खा जाएगा। ये ममता जी बैठे बैठे ना जाने कितने लोगों को इनकी सरकार के समय लोग खा गए। खा गए मीन्स रोज वैली, नारदा, शारदा से लेके पैसे तो खाए ही। ममता जी की पेंटिंग 3 करोड़ रुपए में इन्होंने खरीदी थी। किन्होंने? चिट फंड के स्कैम कर रहे ममता बनर्जी जी की पेमेंट। इतनी बड़ी पेंटर है। पहली बात तो सवाल खड़ा होता है, इनके मंत्री इस स्कैम में एक के बाद दूसरे नहीं सब लोग इसमें घिरे हुए हैं। इनके अपने भतीजे के खिलाफ ढेरों सबूत, ईडी की कार्रवाई वो चल रही है। और ये भ्रष्टाचार तो एक तरफ छोड़िए जी, ये अपनी सीट का चुनाव हारी और फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे परिवारों को पलायन करना पड़ा पश्चिम बंगाल से। मारकाट शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार की घटनाएं सामने आई और इसके ऊपर सीबीआई तक की जांच। जब इतनी सारी बात थी तो उनके टीएमसी के इतने नेताओं को आप लोगों ने फिर लंबी लिस्ट लगा के बीजेपी में क्यों ले लिया था? आप ही लोग तो लिए थे ना। उनके टीएमसी के बड़े नेता है, वो तरसते हैं वहां पे, वो लीडर ऑफ बहुत ऑपोजिशन तरसते बने हैं जी। अभी भी ममता जी के साथ से बहुत कुछ छोड़ने वाले हैं। और दूसरी मैं कहूं, ममता जी ने पहले बहुत ट्राई किया। नारदा शारदा में जिनसे सीबीआई पूछताछ कर रही थी, उनको आपने ले लिया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अपना लीडर बनाया। ममता जी यहां पर आई पश्चिम बंगाल से चल के उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी जी ने कहा उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे, ममता बनर्जी जी ने कहा। और सबसे पहले रिसीव करने के लिए कौन खड़े हुए? अखिलेश यादव जी, जिनके समय में गुंडा राज को प्राथमिकता मिलती थी। यानी कि जो छवि बनाने वाला था और जो बोल बनाने के लिए जो बोले गए, उत्तर प्रदेश का अपमान करने का काम किया तो ममता बनर्जी जी ने करने का किया है। और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, माफी मांगनी चाहिए ममता बनर्जी जी को, माफी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की जनता से। कैसे उनको फूल माला दे दी, कहां से उनका स्वागत किया जो उत्तर प्रदेश को गाली निकालते हैं। उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान के लिए तो अखिलेश यादव ना पहले खड़े हुए ना आज खड़े होंगे। ममता तो कह रही है कि अभी उन्होंने वेस्ट बंगाल में हमने बीजेपी को हराया है, अब यहां पर अखिलेश जो है वो यूपी में हराएंगे। देखिए, हमने 3 सीट से 70 से ज्यादा सीट की, वोट शेयर कहां पहुंचाया और कांग्रेस को 0 मिला, खाता नहीं खुल पाया। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जोड़ के नहीं खुल पाया, कई राज्यों में कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। प्रियंका गांधी जी की जितनी पोस्टर गर्ल्स हैं, एक पहले छोड़ गई, एक आज छोड़ गई, 3 चेहरे और बचे हो, ना जाने कब छोड़ जाएंगे। बाद में प्रियंका जी की फोटो बचेगी वो भी पता नहीं। तो वही तो वो भी यही मान रहे हैं कि अब लड़ाई जो है वो 1 to 1 होगी। तो आप मानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई बाइपोलर हो गई है? आप बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर रही हैं। मायावती जी इतने वर्षों तक वहां पर मुख्यमंत्री रही, बसपा सपा का राज रहा और अखिलेश जी ने कल जब अपना घोषणा पत्र लाए, परिवार और पार्टी के लोग नजर नहीं आए। क्यों? तो मायावती क्या बीजेपी की बी टीम है? इसमें पूछता हूं आपसे। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि तो आपने मायावती जी का जिक्र किया तो क्या तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, बी टीम है क्या वो बीजेपी? आपका पूरा फोकस पूरे इसमें इंटरव्यू में केवल अखिलेश यादव तक सीमित रहा। आपने इतने बड़े प्रदेश से बसपा कांग्रेस की बात ही कोई नहीं की। मैं तो ये देख रहा हूं कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं। तो मैं पूछ रही हूं आपसे कि क्या ये बाइपोलर हो गया और आप मान रहे हैं? मैंने तो सवाल ही आपसे इसलिए किया कि आपने क्या उसको डिस्काउंट कर दिया है मायावती जी को?
क्या आपने प्रियंका गांधी की एक बार बात, इसका मतलब आप मानते हैं कि प्रियंका आपने- गांधी जी, एक बात नहीं, मैं बताइए। आपसे अनुराधा जी एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा यहाँ पे? जो कांग्रेस को से मुझे जब बात करनी होगी तो मैं वो बात कर लूंगी, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि ये आप बताइए कि बीजेपी के किस लीडर ने मायावती पर आज तक कोई अटैक किया है? हम तो रोज ही करते हैं। मैं तो पहले क्या कहता, बसपा सपा के समय जितना भ्रष्टाचार था, गुंडा राज था, माफिया राज था, उसे हमने मुक्ति दिलाई है। लोग कह रहे हैं कि बसपा जो है वो बीजेपी की बी टीम होके रह गई है। देखिए जी, जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहे हों वो आपकी बी टीम हो सकती है क्या? कभी बसपा सपा कांग्रेस सारे महागठबंधन बनाया मोदी जी को हराने के लिए, लेकिन हरा नहीं पाए। ये सब लोग पहले भी थे साथ में, तब भी नहीं हरा पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है ईमानदार और असरदार चाहिए तो मोदी जी और योगी कह जी रहे हैं कि चाहिए। एक नई बी टीम आई है आपकी बीजेपी में, वो है ओवैसी जी, उनको भी आप लेके एज बी टीम लाए हैं। ओवैसी का हमारे साथ दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं हो सकता जी। उनकी भाषा तो देखिए, किस भाषा का प्रयोग करते हैं ओवैसी जी, वैसी भाषा, और क्या तर्क देते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हमारे साथ नहीं हो सकते हैं। वैसे भाषा पर अनुराग जी मैंने वैसे आपसे कभी ये सवाल पूछा नहीं, लेकिन आपने भी एक बार कहा था क्या कहा? देश के गद्दारों को क्या करना चाहिए अनुराधा जी उस पे? आपको कभी लगता है कि वो गलत? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं। नहीं, मैं से मत मैं पूछिए। आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे अनुराग ठाकुर देश एज के ए गद्दारों पॉलिटिकल के साथ लीडर में आपको- पूछ रही मैं हूं। चलो ये कहता हूं, देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए? आरती उतारनी चाहिए, बिरयानी खिलानी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। देश के गद्दारों के साथ जो करना चाहिए वो करना ही चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, मैं एज एन आईएनबी मिनिस्टर पूछ रही हूँ, एक सडनली ये बहुत इंपॉर्टेंट खास करके सारे पत्रकारों के लिए कि पीआईबी ने एक नया फरमान जारी किया है कि ये कुछ इतने पॉइंट्स हैं और आपका इस पर पीआईबी एक्रेडिटेशन भी जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो क्या माना जाए, क्या इस चीज को अनुराग ठाकुर जायज मान रहे हैं कि जो इन 10 एक मुद्दे हैं, मेरे पास वो लिस्ट भी है शायद ना, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी आप हैं, लेकिन आप देश के आईएनबी मिनिस्टर भी हैं, और एज अ पत्रकार ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि इस पे जो ये 10 एक पॉइंट्स निकाले गए हैं, इस पर आपकी राय क्या है? ये सही है? मेरे ही विभाग ने निकाले हैं जी। तो ये सही है? कमेटी बनी थी, हाँ, कमेटी की रिकमेंडेशंस है, हाँ, उसके बाद कमेटी बनाई गई है, हाँ, और बड़ी सोच समझ के कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। उस पर किसी को आपत्ति, अपनी बात रख सकते हैं। तो क्या पत्रकारों पर नकेल कसने की तैयारी है? हम तो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया को मानते हैं, सदा उसकी स्वायत्तता की बात करते हैं, और पहले भी की जब विपक्ष में थे, और सत्ता पक्ष में रहकर तो ज्यादा करते हैं। चलिए, अब उत्तर प्रदेश पर। लेकिन आप जैसे पत्रकार अगर ये कहें कि YouTube चैनल्स को बंद क्यों किया, भाई पाकिस्तान से चलते थे, वहां से एजेंडा चलता था, 20 हमने पहले किए थे, 35 उसके बाद किए, आगे और करने होंगे। अनुराधा जी, तो आपके चैनल पर बोल के जा रहा हूं, जितने ऐसे भारत को तोड़ने वाले चैनल होंगे जो YouTube के माध्यम से चलते हैं या अलग अलग सिस्टम्स पे चलते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो भारत को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम उनमें से नहीं हैं। जो दिल्ली में बैठकर टुकड़े टुकड़े करने की भारत की बात करते हैं, और कांग्रेस पार्टी उन टुकड़े टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। देखिए, आप दो चीजों को मत मिलाइए। अगर कोई भारत के विरोध में है तो ऑब्वियसली वो विरोध में है, और उसका संज्ञान सब लोग लेते हैं और उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर कोई भारत के खिलाफ है तो वो गलत बात है। लेकिन इसके गाब में कहीं बहुत सारे सीनियर पत्रकारों की तो क्लास नहीं लगने वाली है, उनकी पीआईबी तो एक्रेडिटेशन नहीं खत्म होने वाला है। कैसे हो सकता है जी? जो उसके हिसाब से क्वालिफाई करेंगे सबको मिलेगा। हमें 7 साल हो गए सत्ता में रहते हुए, हमने ना किसी को रोका है सवाल पूछने से। मैं आपके घर पे आया हूं सवाल का उत्तर देने के लिए, आप मेरे घर पे नहीं आए, मैं आपके पास आया हूं। जी जी बिल्कुल। इसलिए अगर किसी को उत्तर रोकने होते, करने होते, तो दूर की बात है। हम तो बिल्कुल स्वतंत्र मीडिया के पक्षधर हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश, आप चूंकि बार बार उत्तर प्रदेश की बात कर रहे, तो मैं उत्तर प्रदेश पर आ रही हूं। बात थी कि अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार के जो संकल्प पत्र जो आपने जारी किया है, वो संकल्प पत्र अगर आपको लगता है कि उसमें से कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप शायद ना कर पाए,
बड़े सोच समझकर, बहुत विचार करके ये संकल्प पत्र जो है ये बनाया गया है। ये अगर आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक, यानी कि यहां से शुरू होता है और यहां पे खत्म होता है। ये संकल्प पत्र इसीलिए बनाया गया है और इस पे जितने हमने बाद में वायदे किए हैं, संकल्प लिया है, वो सिद्ध करने के लिए ही लिया है और करके ही दिखाएंगे अनुराधा जी, जिसमें नारी की शक्ति बढ़ती हो। देखिए 3 महिला पुलिस बटालियन बनाने की बात हो, 3000 पिंक पुलिस बूथ बनाने की बात हो, 1000 करोड़ की लागत से टॉयलेट उनको जगह जगह बना के देने की बात हो, और महिलाओं की पेंशन 1500 रुपए करने की बात हो, 60 साल से ज्यादा की उम्र की महिला को मुफ्त बस सेवा देने की बात हो, बहुत सारी चीजें सबके संकल्प पत्र में वही है। बात हो, प्रॉब्लम तो आपको इससे क्यों दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रही हूं कि अगर सब यही कह रहे हैं तो वाई व्हाट इज द डिफरेंस? वो कहते हैं हम करके दिखाते हैं। भाजपा ने करके दिखाया है, भाजपा फिर करके दिखाएगी। अनुराग ठाकुर, एक बात बताइए, आप बड़े आपका अब जो, मैं एक पॉलिटिकल सवाल अनुराग ठाकुर से कर रही हूं, ये मत कहिएगा कि यूपी पे आपके सवाल खत्म हो गए। मैं ये सवाल, पॉलिटिकल सवाल अनुराग ठाकुर से ये कह रही हूं कि देखा गया कि सडनली आपका पॉलिटिकल कद काफी बढ़ता चला गया है, तो क्या अनुराग ठाकुर अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हैं? मैं जब राजनीति में आया उससे पहले मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी मैं सांसद भी बनूंगा। मैं युवा मोर्चा का, भारतीय जनता पार्टी का सबसे लंबे समय तक युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा राष्ट्रीय स्तर पे। कभी सोचा नहीं था। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी मैंने उसको निभाया है। मोदी जी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है हिमाचल प्रदेश को मुझे जिम्मेदारी देकर, और मैं अगर इसको निभा पाऊं ढंग से, जो मोदी जी की कल्पना है देश के लिए करने की, मैं अपना उसके लिए सौभाग्य मानता हूं। और मैं बिल्कुल अपने काम पे फोकस होके खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय, इस पे पूरी जी जान लगाकर काम कर रहा हूं कि देश के प्रति कुछ कर पाऊं। पार्टी ने जिम्मेदारी दी उत्तर प्रदेश में फिर एक बार कमल खिलाने की, आपको विश्वास दिलाकर जा रहा हूं, हम फिर 300 पार करके दिखाएंगे, कमल खिलाएंगे। 10 मार्च को आपसे फिर बातचीत करेंगे। मैं 10 मार्च को देख लीजिए, आप एक और याद रखिए, सर 10 मार्च को क्या होगा? वही हवा है, वही सपा है, जिनसे जनता खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है। चलिए, अनुराग ठाकुर, हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आमने सामने में सूचना और प्रसारण मंत्री और उत्तर प्रदेश में चुनाव के सह-प्रभारी अनुराग ठाकुर। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।